तो हम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपका आज एंजाइम्स का था और मैंने सारा कुछ रिव्यू करके अपने सामने रख के ही किया है। और आपके ना इतने कोई आए नहीं थे, मुश्किल नहीं थे, बिल्कुल बेसिक से आए हुए थे। मैंने देखा था पास पेपर में भी यूएचएस के जो थे एमसीक्यू। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स तो accelerate the rate of chemical reaction, initiate chemical reaction, both A B none। तो इसका यही ऑप्शन था, क्योंकि इनिशिएट तो बिल्कुल भी नहीं करते। आपकी बुक में खास तौर पे लाइन लिखा होगा, एंजाइम कैन नॉट इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन बट दे कैन एक्सेलरेट द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये तो इसका ए आंसर था। मोस्ट एंजाइम्स आर डैश इन नेचर, प्रोटीन्स इन नेचर। ये भी हमसे जो आया हुआ था। ठीक है यार, ये अभी ना, वैसे ना मैं फॉर्म आज मैंने पूरे 6 बजे क्लोज नहीं किया। अभी तक मुझे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं बच्चों के। हालांकि मैंने स्टार्ट कर दिया था, अभी 5:30 करती हूँ मैं तो रोज। अभी तक रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। हमें इन बच्चों का वेट करना चाहिए जो भी कर रहे हैं रिस्पॉन्स। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। The main protein portion of an enzyme lacking non-protein component is called। तो अगर एक प्रोटीन पोर्शन है किसी एंजाइम का और उसके पास अभी नॉन प्रोटीन कंपोनेंट उसके साथ अभी अटैच नहीं हुआ, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम एपो एंजाइम कहेंगे। सही है। उसके बाद अगला एमसीक्यू था द एपो एंजाइम एंड, ये जो फोर्थ एमसीक्यू नहीं, आपको एग्जैक्ट आया हुआ पांच पेपर में। द एपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट टुगेदर कॉल्ड होलो एंजाइम। सही है। उसके बाद आ जाता है कोई मुझसे क्वेश्चन कर रहा है? अच्छा, फिफ्थ एमसीक्यू है मैग्नीशियम इज अ कोफैक्टर फोर, और इसका था। अच्छा, इसमें से ना हमने ना ये जो है ना कोफैक्टर्स, ये आपके मुश्ताक में भी दिए हुए हैं, ये हमने याद करने हैं कि किस एंजाइम के लिए कौन सा आयन कोफैक्टर है। क्योंकि ये आपके आया हुआ इस तरह का ना, ये वाला नहीं आया हुआ एमसीक्यू, लेकिन इससे इस टाइप का एक आया हुआ है, तो मैंने ये डाला था इसीलिए। हेक्सोकाइनेज का है मैग्नीशियम। सही है। कोफैक्टर और कोएंजाइम इज दैट इज टोटली टाइटली बाउंड विद एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड। ये भी ऑब्वियसली बहुत आसान जान चाहिए था, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इन पायरुवेट। अच्छा, आगे ना ये जो मैंने दिए हुए हैं ना, इससे चलो ये कर लें, इससे अगले वाले में बताती हूँ। इन पायरुवेट टू एसिटाइल को ए रिएक्शन व्हिच विटामिन इज यूज्ड एज कोएंजाइम। बता दे काइंडली। जी, 5 का अगेन बता दे, मेरी मीटिंग तो डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके। फिफ्थ का मैं कह रही हूँ कि हेक्सोकाइनेज है, और ये हमने ना आपकी बुक में दिए हुए हैं एमसीक्यू, वो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, मुश्ताक में दिया है कि कोफैक्टर्स कौन से स्पेसिफिक आयंस जो हैं वो किन एंजाइम के लिए हैं। और ये हमने अपनी बुक से याद करना है, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यू ना आपके पास पेपर में आए हैं। ये फायदा है मैंने इसका आंसर सी है। ठीक है। ओके मैम, सिक्स का भी मैं रख रिपीट लिया। कर देती हूँ। सिक्स का है कि कोफैक्टर और कोएंजाइम दैट इज टाइटली बाउंड विद एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसका तो था। अच्छा, इन पायरुवेट टू एसिटाइल को ए रिएक्शन व्हिच विटामिन इज यूज्ड एज कोएंजाइम। तो इसका आंसर टीटीपी है, जो थायमिन का है ना डेरिवेटिव। मैम जी, मैम पायरुवेट हाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में 5 कोएंजाइम्स होते हैं। टीपीपी, एनएडी, एफएडी और थायोल होता है एक। तो मैम ये टीटीपी लिखा हुआ है, टीपीपी नहीं लिखा हुआ। और दूसरा बुक में जो एग्जांपल्स मेंशन है उसमें टीपीपी और बी5 है। आपने कौन सी बुक फॉलो की? मुश्ताक में। मैंने भी मुश्ताक से तो मैंने मुश्ताक से मैं आप कंफर्म करके बनाया है। मैम मैं कह रही हूँ कि इसका माइक ऑन है। मैम ये मैम माइक ऑफ। फाइक लिखा हुआ, मैम फाइक में टीपीपी है, एफएडी है और कोई।
मैम टीपीपी है ना, तो यहाँ पे तो टीटीपी लिखा हुआ है। ये तो राइटिंग में बाकी मैम इसके अलावा NAD भी बात है करें। ना, एनएडी और NAD भी एफएडी कोएंजाइम। उसका यस मैम, कोएंजाइम है। NAD भी है, FAD भी है। एक मिनट। और B5 भी है। यूसरा अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। इसमें इस एमसीक्यू में टीटीपी इसका आंसर इस नहीं, हाँ इसका आंसर ना ए ऑप्शन बनता है, एनएडी, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी नहीं है। एनएडीपी जो है ना वो उसकी प्रोडक्ट है। मैंने इसका क्या कहते हैं की में आंसर एनएडी होगा। मैंने इसका या ना ये टीटीपी नहीं है, टीपीपी है। सही कह रहे हो आप लोग। लेकिन मैम मुश्ताक में टीपीपी लिखा हुआ मैम है। मैं कह रही हूँ, NAD आंसर नहीं है की में। मैं बता रही हूँ। मैम मुश्ताक में जो टेबल बना हुआ है ना, उसमें एक तो विटामिन B1 लिखा हुआ है और इसके अलावा विटामिन B5 लिखा हुआ है। एक मिनट, वो आप कौन सा आप देख रहे हो? विटामिन, उसके दो कॉलम है, आप देखो, एक फर्स्ट कॉलम है, एक सेकंड है। सेकंड वाले में सिर्फ विटामिन वो लिखे हैं जिनसे ड्राइव किया। पहला कॉलम आप देखो, वहां पे कोएंजाइम्स वाला कॉलम है। जी मैम, कोएंजाइम्स में ही टीपीपी लिखा हुआ है। क्या मैम टीपीपी लिखा यस हुआ मैम, है वो। लिखा टीपीपी हुआ है लिखा हुआ है? मैं TPP यही बता FAD। रही हूँ, मैं कह रही हूँ टीपीपी लिखा हुआ है, ये मैंने टीटीपी लिखा हुआ है इस एमसीक्यू में। आप यस समझ रहे मैम। हो? ये ऑप्शन कोई भी नहीं है, गलत है ऑप्शन। दो और बोलो, और कौन सा ऑप्शन कह रहे हो? ये सी नहीं है ऑप्शन इसका, और बी भी नहीं है इसका ऑप्शन। बी प्रोडक्ट बनती है, कोएंजाइम इसमें यूज होता है, एनएडी, जिसके मैम रिजल्टेंट में। की में NAD मैंने लगाया था तो वो गलत हुआ है ना। हाँ मैं कह रही हूँ, इसका मैंने आंसर फीड गलत किया है इस पेपर में, इसका वो मैं ना ठीक है। कर दूंगी करेक्ट। अच्छा, और एफएडी वगैरह भी नहीं है। एनएडी होता है एक, एक को ए होता है जिसके साथ जो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, हाँ। एसएच ग्रुप अटैच होते हैं, और तीन होते हैं। एफएडी भी होता है वैसे, होता है ये ना। मैम एफएडी होता है, लेकिन हमारी बुक में जो है ना, इस एफएडी की एग्जांपल कोई और लिखी हुई है इस चैप्टर में। नहीं, मैं आपको ना जर्नल बता रही हूँ कि अगर आप किसी मेन आर्टिकल से देखो ना, बड़े अप्रूव्ड आर्टिकल, तो एनएडी भी होता है, एफएडी भी होता है। मुझे, चलो मैं ना इसका देख लूंगी, इसकी ना की का मुझे सही मार्क करने में कर दूंगी। सेवेंथ। अच्छा, एट्थ पे आते हैं। इंजेक्शन। अच्छा, ये वाले अब यहाँ से जो मैंने शुरू किया ना, ये आगे वाले सारे एमसीक्यू आपको पास पेपर में ये इतने दिए हुए हैं, इतने दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, इसलिए मैंने ना इस पर बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया, बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। अच्छा, आपको मेरी आवाज कहाँ से आना बंद हुई थी? मैम अभी आपने 8 स्टार्ट करना था। एट्थ एमसीक्यू। मैं कह रही थी एट्थ ऑनवर्ड जितने भी ये क्लासेस है ना, कि किस क्लास से रिलेट करता है ये फ्लाएंजाइम और फ्लाएंजाइम, इस तरह के हमको एमसीक्यू बहुत ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने ना कोशिश किया ज्यादा डालूं। अच्छा, in reaction where hypoxanthine is converted into xanthine and xanthine is further converted into uric acid, which class of enzyme is present? तो एट्थ का हमारे पास वो xanthine ऑक्सीडेज होता है ना इस रिएक्शन में, एंजाइम मेनली यूज। तो इसका हमने ना इन सब, आपके पास मुश्ताक है ना, उसमें सारी जो क्लासिफिकेशन है ना, उनमें बस हमने ना देख लेना है ऑक्सीडेजेस में ये फला फला होते हैं, और हाइड्रोलाइसिस में फला फला। एंजाइम्स के बस नाम याद कर लेना। एट्थ का ए ऑप्शन है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड विच एंजाइम इज पार्टिसिपेटिंग? ये रिएक्शन तो मैंने कल भी आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताया था। नाइन्थ का है, मैम 8 का क्या आंसर है? मैम का 8 का क्या आंसर है? ये है, इसमें xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम यूज होता है, तो वो ऑक्सीडेज क्लास से वो है, मेंबर है उसका। अच्छा, नाइन्थ पे थे पायरुविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड। हम जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज फैमिली, ठीक है? ये हमने बहुत जबरदस्त तरीके से याद करना है, आपको पक्के याद हो ये जो क्लासेस है ना, इससे बहुत ज्यादा एमसीक्यू आए हुए हैं, बाकी बेसिक ही आया हुआ है।
कि किस नेचर के होते हैं, नॉन प्रोटीन नेचर का कोई एक एंजाइम, उसकी एक पूछे। बाकी बहुत बेसिक है कि एंजाइम एक्सेलरेट करते हैं रिएक्शन को, इस तरह की चीजें। ये जो 7 डाला है वो भी नहीं आया हुआ, ये मैंने वैसे ही डाला था, मैंने कहा कोएंजाइम का भी आपको कुछ डाल दूं। अच्छा, एंजाइम विच ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप एज फॉस्फेट अमाइनो एसाइल फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, तो इसका ये ट्रांसफरेज है। ये भी ना हाँ इस्लाम थल्ले चले थे आप ही आगे सोना ही खड़ा हो गया all तो digestive सो enzymes are related to which class? अच्छा, इसका ये ना आपको आया हुआ है पास पेपर में, मैंने ये कहीं पढ़ा था तो मैंने कहा ये डालूं, क्योंकि इस तरह की ना एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुश्ताक लिपिन कहीं पे भी नहीं दी हुई कि डाइजेस्टिव एंजाइम सारे के सारे किस क्लास से हैं, तो मैंने कहा ये डालूं ताकि आप फेमिलियर हो इससे। हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और मैंने बाद में टेली भी किया था कि सारे उसी से हैं, तो वाकई आप देखोगे ना उधर प्रोटीन्स वाले भी आपको दिए हुए हैं। हाइड्रोलिसिस की फैमिली में ना 3 में डिवाइड किया, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को, डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो आप देखोगे सारे डाइजेस्टिव एंजाइम वहां पड़े हुए हैं। पेप्सिन इज सेक्रेटेड बाय चीफ सेल्स, सही है। फ्यूमेरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एल मैलिक एसिड बाय, तो इसमें एंजाइम हम कौन सा यूज होता है मेनली, उसका नाम तो होता है फ्यूमेरेज एंजाइम, और उसकी क्लास जो होती है ना वो होती है जो हमारे पास लाएजीज होते हैं ना, ये उस फैमिली से है। इस तरह के ना मैंने 5 इसीलिए डालेंगे, आप प्लीज इन्हें आपने अभी नहीं भी आपने किए ना इस टेस्ट के लिए, आपने जाके जरूर कर लेना है, ठीक है। enzyme that catalyzes structural changes within a molecule without changing molecular weight and make it similar to another molecule, तो इसका isomerase। enzyme that join two ends of molecule, ये भी मैंने काफी उधर देखा है कि पास पेपर में ये एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। तो लाइगेजेस है, उस दिन ना वैसे स्टेटमेंट चेंज थी, मैंने कोशिश की स्टेटमेंट चेंज करूं, लेकिन उस इसी से लाइगेजेस का ही पूछा हुआ है उन्होंने। इन acute myocardial infarction CK reaches at peak in dash hours। अच्छा, ये जो आपके मार्कर्स है ना, CK कहीं आया हुआ था इस तरह करके ना, लेकिन हमने ना ये मार्कर्स की भी एक लिस्ट है, तो हमने वो भी अच्छे से याद करनी है। मैंने मेन इंपॉर्टेंट डाले हैं जो आपसे मेनली पूछे जाते हैं, तो उसमें से एक ये CK है। तो एक तो है कि वो आपके पास 4 to 8 आवर्स में ना होता है, सिर्फ अपीयर होना शुरू होता है ब्लड में, लेकिन जो पीक लेवल पे पहुंचता है ना, मैंने पीक का पूछा कि एट पीक वो कब पहुंचता है, वो 24 आवर्स पे पहुंचता है। और हाँ, इससे इससे रिलेटेड मैं आपको एक और बहुत मजे का कंसेप्ट बताती हूँ। एक होता है ना एंजाइना, और एक होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एंजाइना बस ये होता है कि वैसे इससे रिलेटेड नहीं, आपके आगे और दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एंजाइना बस ये होता है, अगर उन्होंने एंजाइना का सिनेरियो दिया और उसमें पूछा कि इसमें सीके रेज होगा, तो एंजाइना में सीके रेज नहीं होता। एंजाइना होता है कि आपको बस ना हार्ट के ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई है, उसकी वजह से स्कीमिया या आगे कोई नेक्रोसिस वगैरह नहीं शुरू हुई, समझ रहे हो। लेकिन जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है ना, उसमें आगे इंजरी हो गई हुई है। तो इन्फार्क्शन और एंजाइना में ये डिफरेंस है कि उसमें जो मार्कर्स होते हैं ना, सीरम मार्कर, वो रेज्ड होते हैं। इन्फार्क्शन में रेज होंगे, एंजाइना में कोई भी सीरम मार्कर रेज नहीं होता, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट याद रखना है। मैम एंजाइना में क्या रेज होगा फिर? एंजाइना में कुछ भी नहीं, एंजाइना में बस पेशेंट प्रेजेंट करता है, उसे पेन हो रही होती है और उसे हाइपोक्सिया होता है। एंजाइना में यही डिफरेंस होता है। हम रिपोर्ट्स करवाते हैं लैब की, अगर तो रेज आते हैं तो हम कहते हैं अच्छा इन्फार्क्शन का केस, अगर नहीं रेज होते तो हम कह देते हैं आप ठीक है, आपको बस एंजाइना हुआ था। एंजाइना क्या होता है, बस थोड़ी देर के लिए आपको जो पेन फील हुआ है, क्योंकि अब उधर क्या कहते हैं इस वो ब्लड सप्लाई कम जा रही है, उसके अब आगे उस पेशेंट को हम फर्दर ट्रीट करेंगे डिफरेंट चीजों में कि ब्लड सप्लाई क्यों कम हुई है। या तो उसकी वेसल्स का ल्यूमेन तंग हो गया है, उसके लिए अब वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, या तो कहीं से कोई प्लैग बन के उसने ब्लॉक कर दिया वेसल को, उसके डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। वो आगे लग गया उसमें, बस आपने याद रखो अभी के लिए, ये आपकी जब पैथो आएगी ना उसमें आप डिटेल में पढ़े। अभी के लिए बस ये याद रखो कि सीरम मार्कर ना सिर्फ और सिर्फ इन्फार्क्शन में रेज होता है, ठीक है। एंजाइम्स ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन आर, अच्छा ये ना एक ये एमसीक्यू और जो मैंने लास्ट पे डाला है ये एंजाइम ऑफ, एक था फैटी एसिड सिंथेसिस के एंजाइम कहाँ होते हैं, और एक है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के एंजाइम कहाँ होते हैं, ये हमने
याद रखना, कल हमने किया था ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स कहाँ होते हैं, वो तो साइटोसोल ही था। अच्छा 17 है एमसीक्यू, ऑक्सीडेशन के जो एंजाइम है वो कहाँ पे है, मैट्रिक्स में। इसे आप इस तरह भी याद रख सकते हो कि ऑक्सीडेशन में एक्स है, मैट्रिक्स में भी एक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है ना, ठीक है। और दूसरा जो सिंथेसिस के एंजाइम है ना, ये जो एंड पे है, एंजाइम्स ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, ये हमारे पास साइटोसोल में प्रेजेंट है। सही है। हम्म, ऐसे एमसीक्यू आ जाते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यू इतना तो नहीं आता, पर फिर भी मैंने ना डाला क्योंकि इस टॉपिक से ये इम्पोर्टेंट एक चीज थी। अ लो केएम इंडिकेट्स, केएम जो होती है ना, वो बताती ही जो आप उसमें पढ़ोगे वो कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स में आप पढ़ते हो ना, तो केएम क्या बताती है, इट टेल्स अस अबाउट द अफिनिटी बिटवीन एंजाइम और जो हमारे पास सबस्ट्रेट या इनहिबिटर जो भी सब बाइंड होगा ना, उसके बारे में अफिनिटी। अगर केएम लो होगी तो इसका मतलब है अफिनिटी बहुत हाई है, ठीक है। इनका इनवर्स रिलेशन है, बस आपने इतना याद रखो इसमें। अच्छा, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन what is the relation between rate of reaction and concentration of enzyme, तो ये डायरेक्ट है, ठीक है मैम जी। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आता तो डायरेक्ट होता ना, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पे तो एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड नहीं करती। दोबारा बोलो अपनी स्टेटमेंट आप। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आता तो फिर डायरेक्ट रिलेशन होता, क्योंकि हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के हवाले से ही रिएक्शन की मतलब काइनेटिक्स डिस्कस करते हैं, एंजाइम की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं करती। ये मैंने ना मुश्ताक से उठाया है एमसीक्यू, वहां पे मैंने कंफर्म किया था कि उधर उधर किसकी कंसंट्रेशन उन्होंने पूछी है, ये आपकी बुक का ही है। फिर भी मैम ये पास मैं ना पेपर में भी आया था। बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा था आप? मैम ये पास पेपर में एमसीक्यूज पढ़ा था, वहाँ पे भी इसका आपकी आवाज कट के आ रही है। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मेरी आपको आवाज सही आ रही है? यस मैम, आपकी ठीक आ रही है आवाज। एक यस मैम। रिकनेक्ट किया उसने जो था? कौन क्वेश्चन पूछ रहा था, या हम नेक्स्ट? आप लोगों को मेरी तो आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम, आपकी हमें ठीक आवाज आ रही है। या जो क्वेश्चन पूछ रही थी? यस मैम। कौन पूछ रहा था ये कंसंट्रेशन वाला? मैं पूछ रही थी मैम। हाँ बेटा रिपीट पूरा तो मैम। रिपीट करो। मैम क्वेश्चन मेरा ये था कि हाँ। जब हम ये फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो हमने हम्म पढ़ा था कि जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ मतलब कि ये केएम से पहले की बात है, जब वी हम्म, मैक्स नहीं रीच होता ना, हाँ तब जितना हम सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं उतना इंजाइम मतलब कि रिएक्शन रेट बढ़ता है। तो इंजाइम की कंसंट्रेशन की बात नहीं की थी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिस तरह बढ़ती जाती है उस तरह से हमारा जो रिएक्शन रेट है बढ़ता है।
तो के एम पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि जब हम ग्राफ पढ़ते हैं उसमें के एम और वी मैक्स ही पढ़ते हैं, हम एंजाइम की कंसंट्रेशन तो नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन आंसर बनता है इसका। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो आपने फैक्टर बोले ना, अच्छा यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। एक एंजाइम कंसंट्रेशन है, एक जो हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का बताया ना कंसेप्ट, वो बिल्कुल सही बताया। लेकिन ये जो फर्स्ट ऑर्डर में है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन का वो है ना रिलेशन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम से, वो डायरेक्ट ही है फर्स्ट ऑर्डर में। जो आप बात कर रहे हो ना, आप उस के एम के रिलेशन से बात कर रहे हो ना। के एम, जब आप के एम वाली सिनेरियो में जा रहे हो ना, जब आपको ग्राफ वगैरह दिया होगा, उन्होंने के एम वगैरह का पूछा होगा, तो उन्होंने सबस्ट्रेट की बात की कि उससे भी डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन एंजाइम की कंसंट्रेशन से भी रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये आपकी मुश्ताक में भी है, लिपिन से भी मैं अगर आप कहोगे ढूंढ के पिक्चर भेज दूंगी। इसके ना 3-4 फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को या रेट ऑफ रिएक्शन को कर रहे होते हैं इफेक्ट। एक तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो आपने कहा, एक होता है एंजाइम की कंसंट्रेशन, और बाकी वही ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो हमने ये याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में एंजाइम की भी अगर आपको कंसंट्रेशन दी हो ना, तो डायरेक्ट ही रिलेशन है। ठीक है, इसका मैं रेफरेंस बुक से भी भेज दूंगी। और आप मुश्ताक फॉलो कर रहे हो, क्या फॉलो कर रहे हो? मुश्ताक। ये मैंने मुझे मुश्ताक में ही मैंने पढ़ा था ये। और मुश्ताक में किसका तो है इसका ना, इसका एक ग्राफ भी है, मैं आपको वो भी भेज दूंगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ इनहिबिशन इनहिबिटर रिजेंबल सबस्ट्रेट? तो कॉम्पिटिटिव, ठीक है, यही डिफरेंस होता है मेन। एक एक ये होता है, और दूसरा होता है कि साइट का, कि वो किस साइट पे अटैच होता है। जो कॉम्पिटिटिव होती है उसमें सेम साइट पे अटैच होता है इनहिबिटर, जहाँ पे एंजाइम ने लगना, सबस्ट्रेट ने लगना होता है, सॉरी। और जो नॉन कॉम्पिटिटिव है उसमें जिस तरह डिफरेंट साइट पे लगता है। अच्छा, टाइट कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन विच टाइप ऑफ इनहिबिशन? इरिवर्सिबल, ये हो गया। उसके बाद है द एलोस्टेरिक एंजाइम, ये भी आपके पास पेपर में आया हुआ है, मैंने कहा ये डाल देती हूँ। एलोस्टेरिक एंजाइम्स बाइंड टू एक्टिव साइट, नहीं, 1 मिनट जाने हो रही हैं। अच्छा, अब 22nd MCQ। अच्छा, एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते ही वो हैं जो एक्टिव साइट के अलावा कहीं बाइंड करते हैं, तो ए तो नहीं है। इनिशिएट रिएक्शन, एंजाइम कोई भी हुआ इनिशिएट नहीं कर सकता। डी नेचर्स एंजाइम, एंजाइम को नहीं, ये नहीं ऑप्शन, दिस इज इररिलेवेंट। पार्टिसिपेट्स इन फीडबैक इनहिबिशन, ये एलोस्टेरिक एंजाइम का फंक्शन है कि पार्टिसिपेट्स इन फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, 23 डायग्नोस्टिक सीरम एंजाइम मार्कर फॉर प्रोस्टेटिक कैंसर इज, तो इसका होता है, ये एमसीक्यू हमें भी आया हुआ था, इसलिए मैंने कहा ये सीरम मार्कर्स ना आपने करने हैं, इंपॉर्टेंट है। एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है, एसिड और एल्काइन में अक्सर हो जाता है बंदा, तो अभी हम अभी बल्कि निमोनिक यहाँ से बना के ही जाते हैं, याद करके ही जाते हैं। हाँ, जो एसिड फॉस्फेटेज है ना, उस वो मेन होता है, मेन हमने इसका बस अब फिलहाल अभी एक ही याद रखो, प्रोस्टेट है एसिड वाला। ठीक है, इसका हम क्या किस तरह याद रखें? हम्म, इसका आप प्रैक से याद रख लो। ठीक है, पी आर यहाँ से प्रोस्टेट का, और एसिड अल्कलाइन नहीं, एसिड ए सी, एसिड से आपको ये याद रखना चाहिए, प्रैक पी आर ए सी से याद रखो कि जो प्रोस्टेटिक कैंसर है उसमें एसिड फॉस्फेटेज रेज होते हैं, नॉट अल्कलाइन, अल्कलाइन वाला नहीं होता। जो अल्कलाइन होता है ना, वो दो तो इसकी ना, वो ना दो तो इसकी होती हैं जो दो तीन बल्कि बोन वाली, आप याद रखो। अच्छा, एक होता है मेन रिकेट्स में, सही है, और दूसरा ओस्टियोब्लास्टिक सार्कोमा, ये अल्कलाइन का, ये बोन वाले हम बता रहे हैं। किस किस में? ओस्टियोब्लास्टिक सार्कोमा, लिख लो कहीं पे, और रिकेट्स बस ये उधर आपकी मुश्ताक में है।
ठीक है, ये बोन वाला अपने याद रख लिए। उसके अलावा ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में ये ना इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अल्कलाइन का हमने क्या किया, दो हमने किए हैं बोन वाले याद, ओस्टियोब्लास्टिक सार्कोमा और रिकेट्स। सही है, रिकेट्स होता है बेंडिंग ऑफ, वो जो होती है ना आपकी बोन्स, वेट बेरिंग बोन्स के बच्चों में ज्यादा होता है रिकेट्स के, विटामिन डी डेफिशिएंट जो होते हैं ना चाइल्डहुड में, टांगे मुड़ जाती हैं। अच्छा, रिकेट्स, ओस्टियोब्लास्टिक सार्कोमा और पेजेड डिजीज भी इसी में डाल लो। ये तीन बोन वाली हैं जिनको अल्कलाइन फॉस्फेटेज वाला जो है ना वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और बाकी एक हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, हाइपो नहीं हाइपर, जिसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज हो रहा है। सही है, तीन बोन की हमने अल्कलाइन वाली याद की है, पेजेट्स, हाइपर नहीं रिकेट्स और ओस्टियोब्लास्टिक सार्कोमा। सही है, इसे इसे पुअर से याद कर लो, POR। सही है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज को, पेजेट्स, ओस्टियोब्लास्टिक सार्कोमा और R से रिकेट्स। सही है, और एक हमने अलग से याद किया है, वो हमारे पास किस में है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपर नोट हाइपो। ठीक है, इसके अलावा एक जॉन्डिस का भी लिखा है, वैसे आप मेन याद रखो। वैसे तीन बोन वाले POR से हमने याद कर लिए, और इसके अलावा पैराथायरॉयड ग्लैंड से आप एक याद रखो। ठीक है, और ये हमारे पास जॉन्डिस में है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, नीचे आओ, पुअर और दूसरा हम याद कर लो O से, O और H। सही है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, O पुअर, इस तरह करके याद कर लो अल्कलाइन फॉस्फेटेज को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आगे, विच मार्कर इज रेज्ड इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, CK। ठीक है, ये तो आपने कभी नहीं भूलना। इन एल्बिनिज्म विच एंजाइम इज डेफिशिएंट, तो इसका है टायरोसिनेज। टायरोसिनेज एंजाइम ने आगे फर्दर वो मेलानिन वगैरह बनाना होता है, तो जब मेलानिन नहीं बनेगा तो जो एल्बिनो, जिस हमने बच्चे देखे होंगे या लोग देखे होंगे जिसमें मैम हेयर नेल्स वगैरह में, जी ये पास पेपर का क्वेश्चन है? एल्बिनिज्म का यस नहीं, मैम, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में डिजीजेस नहीं है एंजाइम्स की, इसलिए कंफर्म करना था। डिजीजेस नहीं है, पूरी नहीं है। नहीं, सिलेबस में नहीं है, आप लोगों को नहीं पढ़ाई। UHS के सिलेबस में नहीं है। तो सही है, और बाकी जो लिपिड्स वगैरह आ रहे हैं, और लिपिड ही रह गया ना एक, उसके जो एक दो रिलेटेड डिजीजेस हैं वो मेटाबॉलिज्म के, वो तो होंगी ना इंक्लूडेड, ये मेटाबॉलिज्म तो इंक्लूडेड है मैम उसके। मेटाबॉलिज्म की तो होंगी लेकिन एंजाइम्स की नहीं है। अच्छा, चलो अगले पे आते हैं, एंजाइम विच इज नॉट प्रोटीन इन आंसर ओरिजिन। क्या है 26 का? जी, मैम इसका आंसर क्या है 26 का? अभी हम पढ़ने लगे हैं 26। मैम सॉरी 25 का आंसर। 25 यस का यस। टायरोसिनेज। अच्छा, एंजाइम विच इज नॉट प्रोटीन इन ओरिजिन, तो इसका था राइबोजाइम। ठीक है, ये राइबोजाइम का भी बड़ा पूछा हुआ है आप लोगों के पास पेपर में, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं पूछी, लेकिन मतलब उस स्टेटमेंट का एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैंने नहीं डाली उसकी, लेकिन मैंने राइबोजाइम पे ही पूछा हुआ है। एन इन्फेंट, ये मैंने इसलिए डाला था क्योंकि ये वाला जान गया, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे ना, फ्रुक्टोज इंटॉलरेंट था लेकिन वो बच्चा, उन्होंने उसकी रिपोर्ट्स में मेंशन किया था। एन इन्फेंट विच इज ऑन मदर मिल्क is presented with diarrhea and abdominal pain, he is deficient in which enzyme, तो इसका लैक्टेज है। ठीक है, CPK is present in, ये भी कहीं पे आया हुआ था। मार्कर्स एक आपने अच्छी तरीके से करना है, दूसरा जो आपकी क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स की वो आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके अलावा तीसरा हमने ना जो जर्नल प्रॉपर्टीज है ना एंजाइम्स की, कि ये एक्सेलरेट करवाता है, इनिशिएट नहीं करवा सकता, इस तरह की, ठीक है, वो कर लेना। और इनहिबिशन के कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव का आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या चीज हो रही है। अच्छा,
क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज इज प्रेजेंट इन, ये इन तीनों में होता है, इसका ऑल ऑफ द अबव। If a child, if a 39 years alcoholic male is presented, his reports concludes that he has liver damage, which enzyme will be raised in the patient most probably. तो लिवर से मेनली जो लिवर से और भी रिलेटेड है, लेकिन लिवर से मेनली जो आपको सीरम मार्कर होते हैं ना रेज्ड, वो ALT AST है, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये हमने लास्ट डिस्कस कर लिया था कि फैटी एसिड सिंथेसिस के एंजाइम कहाँ होता है, साइटोस्कोल में, ठीक है। अच्छा, दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन। और वो MCQ नंबर कौन सा था इसकी, 7 में मसला था ना इसकी की में, चलो मैं इसका देख लूंगी, यस मैम। ठीक है। तो आपका कल कौन सा टेस्ट है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के या लिपिड्स का? फिजियोकेमिकल, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। चलो बेस्ट। अच्छा